हम लोग जो है संवैधानिक योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हम इसमें जो है अलग अलग देश के संवैधानिक योजना को देख रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों का जो अगला है वो जर्मनी की संवैधानिक योजना है और ये आखिरी है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है उस पे किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। ठीक, तो ये जो है जर्मन इंस्टीट्यूशनल स्कीम है। तो इसकी विशेषता की बात करते हैं हम लोग सीधे। तो जर्मनी में जो है संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक व्यवस्था दोनों का प्रावधान है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संसदीय कहने का मतलब है पार्लियामेंट्री, शासन प्रणाली और संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, इन दोनों का जो है यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है, क्योंकि हिटलर का जब फांसीवादी शासन था तो उसके बाद जो है यह कोशिश किया जा रहा था कि एक बार फिर से जो है सारी सत्ता एक जगह केंद्रित ना हो, इसलिए जो है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक व्यवस्था दोनों को मतलब रखा गया है। अब जैसे कि संघात्मक प्रणाली की बात करें हम लोग, संघात्मक प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या किया गया है कि जो केंद्र और राज्य हैं, जो केंद्र और राज्य हैं इसके बीच जो है स्पष्ट शक्ति का विभाजन है, स्पष्ट शक्ति विभाजन है। ठीक है, यानी कि राज्य का जो है अपना संविधान होता है। ठीक, यहाँ पर राज्य का अपना संविधान होता है। इसके अलावा जो है सिर्फ एक राज्य को छोड़कर, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर जो है शेष सभी में जो है एक सदनीय विधानसभा का निर्वाचन होता है। एक सदनीय विधानसभा के निर्वाचन की व्यवस्था है। ठीक, इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करें संघीय स्तर पर, संघीय स्तर पर जो है जो राज्याध्यक्ष हैं, राज्याध्यक्ष इसको जो है संघीय राष्ट्रपति कहते हैं। फेडरल प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक, और ये जो है नाम मात्र प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है, वास्तविक शक्ति ये जो है चांसलर के पास होता है। CHANCELLOR, चांसलर के हाथ में होता है। ठीक है, और ये चांसलर जो है भारत के प्रधानमंत्री के समान हम लोग मान सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है जर्मनी में एक बातें और है, जो यहाँ की संघीय विधायिका है यानी कि फेडरल लेजिस्लेचर, इसमें जो है दो सदन हैं। एक जो है निम्न सदन है, ठीक है, यानी कि लोअर हाउस है, और एक जो है उच्च सदन है यानी कि अपर हाउस। ठीक, इनके नाम अलग अलग हैं, जैसे कि जो निम्न सदन है उसको बुंदेस्टाग कहा जाता है। ठीक है, और जो उच्च सदन है उसको जो है बुंदेस्त्राद कहा जाता है, बुंदेस्त्राद। ठीक, जो बुंदेस्टाग होता है यानी कि जो निम्न सदन होता है इसका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रीति से होता है। प्रत्यक्ष रीति मतलब डायरेक्ट मेथड से। और जो उच्च सदन होता है यानी कि जो बुंदेस्त्राद है, उच्च सदन है, इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष नीति से होता है।
इनडायरेक्ट मेथड से होता है। ठीक, इसके अलावा जो निम्न सदन है इसकी शक्ति जो है ज्यादा हो जाती है उच्च सदन से। ठीक है, हालांकि जो है कोई भी बिल या विधेयक लाया जाता है तो उस सदन के पास ये अधिकार रहता है कि वो जो है विधेयक के मामले में, जो सदन के विधेयक हैं उसके मामले में जो है वो अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। तो सदन के विधेयक यानी कि बिल, इसके मामले में जो है इसको निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो भारतीय राज्यसभा है उससे ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा शक्ति है। ठीक है, ये कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो यहाँ पर बुंदेस्टाग होता है यानी कि जो निम्न सदन होता है, यहाँ पर चुनाव की एक अलग रीति भी है। ठीक है, जो निम्न सदन है यहाँ पर जो है चुनाव की विशेष रीति है, विशेष रीति है। जैसे कि इसको जो है दो वोट मतदान प्रक्रिया कहा जाता है, 2 वोट मतदान प्रक्रिया कहा जाता है, यानी कि 2 वोट बैलेट प्रोसीजर कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो प्रत्येक मतदाता होते हैं उसके 2 वोट होते हैं। पहला वोट जो है स्थानीय जिला में एक सदस्य को निर्वाचित करने के लिए होता है और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को जो है निर्वाचित माना जाता है। और दूसरा वोट जो है मतदाता के पसंद के दल के लिए होता है और ये वोट जो है सूची प्रणाली के लक्षणों से संबंधित होता है। ठीक, सदन के आधे स्थान तो पहले वोट से भर दिए जाते हैं, लेकिन शेष आधा जो स्थान है वो दलीय सूची के आधार पर जो है भरा जाता है। तो इस तरह का प्रावधान है यहाँ पर, इसलिए इसको जो है 2 वोट मतदान प्रक्रिया कहा जाता है। एक यानी कि जो पहला वोट है ये इससे जो है स्थानीय जिले के सदस्य का निर्वाचन होगा, जिले से एक सदस्य को निर्वाचित करने के लिए। ठीक, और इसमें जो जिसको सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा जिसको आएगा उसको निर्वाचित, उस उम्मीदवार को निर्वाचित मान लिया जाता है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा वोट है वो मतदाता की पसंद के दल के लिए होता है। ठीक है, और ये जो है वोट सूची प्रणाली से संबंधित है, यानी कि लिस्ट सिस्टम के लक्षणों से संबंधित है। ठीक, जैसे कि जो सदन है, ठीक है, इसका आधा जो स्थान है, ठीक है, वो पहला वोट से भरा जाएगा और बाकी जो आधा स्थान है, ठीक, ये दलीय सूची के आधार पर भरा जाएगा। यानी पार्टी लिस्ट से भरा जाएगा। इससे लाभ ये होता है कि मान लो यदि किसी दल को जो है बहुत सारे चुनाव क्षेत्र में अच्छी संख्या में मत प्राप्त होता है, लेकिन वो मत चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होते, तो उस दल को मतदाताओं की पसंद के समानुपातिक कुछ स्थान जो है हासिल हो जाता है, इसलिए जो है ये व्यवस्था वहां पर रखा गया है। ठीक, इसके अलावा एक और जो है मतलब उसकी जर्मन राजनीति प्रणाली की विशेषता है और वो है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव। इसको जो है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
ये होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि अधिसंघीय विधायिका के निम्न सदन में चांसलर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव में यह निर्दिष्ट करना पड़ता है कि प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में नया चांसलर कौन होगा। ठीक, और सदन उसको बहुमत से स्वीकार कर लेगी तो चांसलर को पद से हटा दिया जाएगा। तो इसमें जो है क्या प्रावधान है कि अधिसंघीय कार्यपालिका विधायिका अधिसंघीय विधायिका के निम्न सदन में चांसलर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उस प्रस्ताव में यह निर्दिष्ट करना पड़ता है कि प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में नया चांसलर कौन होगा। ठीक है, सेंटेंस सही है। अधिसंघीय विधायिका के निम्न सदन में चांसलर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव में ही यह निर्दिष्ट करना पड़ता है कि प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में नया चांसलर कौन होगा। इसी को जो है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित होगा ये प्रस्ताव जो है ये जो है बहुमत से प्रस्ताव, सदन के बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित होना पड़ता है। सदन के बहुमत से जो है प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा और अगर स्वीकार हो जाता है तो चांसलर को जो है उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, देखो इसका एक लाभ यह भी है कि सरकार गिरने से भी जो है जर्मन में राज व्यवस्था में अस्थिरता की स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर वहां पर जो है प्रस्ताव ये पारित हो गया, सरकार गिर गया, ठीक है, तो वहां के राज व्यवस्था में जो अस्थिरता की स्थिति है यानी कि इनएस्टेबिलिटी जो होता है स्थिति, इसकी समस्या जो है वहां पर उत्पन्न नहीं होती। देखो और अपने तरफ क्या हुआ था कि 1990 के बाद, ठीक है, 1990 के बाद जो है भारत में यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता जो है चरम पर थी। ठीक, सरकारें लगातार गिर रही थी, बन रही थी, तो राजनीतिक अस्थिरता जो है चरम पर थी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे राजनीतिक विचारक ऐसा मानते थे कि भारत के पक्ष में भी जो है रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव को जो है लागू करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है जर्मन संविधान में जो व्यवस्था है वो आपातकाल को लेकर है कि आपातकाल अगर वहां पर लागू होता है तो जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। तो आपातकाल लागू होने पर नागरिकों के मूल अधिकार जो है वो स्थगित हो जाते हैं। ठीक है, और ये व्यवस्था जो है भारत में भी अपनाया गया है। ठीक, तो ये था हम लोगों का जर्मनी की संवैधानिक योजना।